हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। ठीक है, आज सीडीपी की क्लास में फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आज वही हम 10 क्वेश्चंस को लेंगे। सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही चल रहा है। हालांकि डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब मैं कह सकती हूँ उसमें सोशल, इमोशनल, फिर सोशल में अलग थ्योरीज हैं, फिर पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव में आती है, फिर मॉरल डेवलपमेंट की अलग थ्योरीज हैं, फिर इंटेलिजेंस में अलग चीजें हैं। तो मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके जो कवर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर कर रहे हैं, आगे देखते हैं, कुछ और प्लानिंग भी करेंगे। चलिए, तो आज के हम 10 क्वेश्चन को शुरू करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो है मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं ना, सीरियसली कर रहे हैं उसको, अगर आप ऐसे नहीं है कि आज कर रहे हैं भाई छोड़ो, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आप सच में हार्ड वर्क कर रहे हैं और केवीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़े। ठीक है, मैं नंबर आपको दे रही हूँ 8638008832। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। और इस नंबर पर जो है आप अपना नाम लिखकर, अपना नेम, ठीक है, और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी 10 क्वेश्चन की सीरीज। वही रूल है, आपको साथ साथ आंसर करना है, रूल को फॉलो करना है, आंसर कीजिए अपना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता है, मुझसे ये मत कहना कि मैडम 10 मिनट रुको या 5 मिनट रुको, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली मैं पहले शूट कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को इससे मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आप क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे और खुद आंसर करेंगे ना, तो बेटर होगा। मैं समझाऊं उससे पहले आंसर कर दो। आप सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम में बैठे हैं और आपको जल्दी से जल्दी आंसर करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ओके, तो ये सोचकर चलेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जो अनुवांशिकता को है हम डैश सामाजिक संरचना मानते हैं। कैसी सामाजिक संरचना मानते हैं? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस है, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने स्टैटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और डायनेमिक। स्थिर, प्राथमिक, माध्यमिक और गतिशील। ठीक है, स्टैटिक मतलब जो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। प्राइमरी जो मतलब प्राथमिक रूप में हमारे लिए वो जरूरी है। सेकेंडरी मतलब, सेकेंडरी का मतलब ये हो जाता है कि हम तो हैं लेकिन हमसे पहले कोई और इंपॉर्टेंट है। ओके, हम दूसरे नंबर पर आते हैं। और डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहती हैं चीजें। ठीक है, तो फटाफट आंसर करो। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक। जो हेरिडिटी है ना, वो हमारे जीन्स पर डिपेंड करती है ना, जेनेटिकली होती है हमारे पास, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वो एक स्टैटिक चीज है, मतलब स्थिर है। जैसे कहती हूँ ना मैं, स्टैटिक जीके बोलते हैं हम। स्टैटिक जीके जो मतलब जो पहले की हिस्ट्री विस्ट्री जो फैक्ट्स हैं वो स्थिर है, उनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनके साथ हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हेरिडिटी के साथ भी हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। ये आपका स्टैटिक पार्ट है, आपके डेवलपमेंट का ऐसा स्टैटिक पार्ट है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप में डायबिटिक, जैसे हम कहते हैं ना डायबिटीज जिसी को होती है, तो जनरेशन में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। किसी की ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जन्म से ही है, तो वो हम नहीं उसको छेड़छाड़ कर सकते उसके साथ। ठीक है, सपोज किसी का ब्रेन छोटा होता है, किसी का थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ऐसी चीजें होती है ना, बहुत ही बायोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी आंखें कैसी हैं हम नहीं बदल सकते। ठीक है, हमारी आंखें काली हैं, नीली हैं, हरी हैं, ये सब हम चीजें नहीं चेंज कर सकते, जो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टैटिक एस्पेक्ट। तो हेरिडिटी हमारा एक स्टैटिक जो है सामाजिक संरचना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पढ़ो और फटाफट इसका आंसर कीजिए। बाय मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इट इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो मोटर विकास, इसका हिंदी में एग्जैक्ट मतलब मुझे या तो गतिशील विकास या कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को एग्जैक्ट मोटर की हिंदी पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए। तो मोटर डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य हथियारों नहीं, सॉरी इट्स नॉट हथियारों, इट्स हाथों पैरों, इट्स गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, चलो, हाथों और पैरों के उपयोग से है, जो इससे संबंधित है। ठीक है, हाथों और पैरों के उपयोग से संबंधित है। तो फटाफट बताओ इसका क्या मतलब होगा। मतलब आर्म्स और लेग्स का यूज है। अगर आपके हिंदी वाले सेक्शन में कोई भी डिस्पैरिटीज हैं तो आप इंग्लिश को सही मानेंगे, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट होता है गाइस। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट से डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसमें कई बार थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। ठीक है, माइंड मत करना। तो फटाफट बताओ। तो भाई आर्म्स और लेग्स की जो डेवलपमेंट होती है हमारे मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ये किससे रिलेटेड है ये बताना है। माइंड और स्पिरिट से है, लर्निंग और एजुकेशन से है, ट्रेनिंग और लर्निंग से है, या स्ट्रेंथ एंड स्पीड से है, मन और आत्मा से, सीखना और शिक्षा, प्रशिक्षण और सीखना, या फिर शक्ति और गति से। ठीक है,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ठीक है, आपके हाथ की मसल्स, आपके लेग्स की मसल जो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, आपको स्पीड प्रोवाइड करती हैं, है ना। फाइन और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारा जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का काम है वो हमारी लेग्स और आर्म्स का होता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है हमारे स्ट्रेंथ से और स्पीड से, क्योंकि देखिए बच्चा जब छोटा होता है, क्योंकि उसकी जो आर्म्स और लेग्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो बैठ पाए। ठीक है, स्टार्टिंग में वो बैठना सीखता है, उसके मतलब लेटा रहता है, बैठ नहीं पाता है, लुढ़क जाता है बार बार, बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे वो चलना सीख लेता है, खड़ा होना सीख लेता है, तो क्योंकि उसकी आर्म्स और लेग्स जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो जाती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आर्म्स और लेग्स के बारे में पूछा गया है, यानी कि हाथों और पैरों के बारे में पूछा गया है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी जो कथन है वो विकास के संबंध में सही नहीं है? मतलब 3 ऐसे हैं जो सही है लेकिन एक जो है सही नहीं है, तो आपको सही नहीं है वो पहचानना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, मतलब हम इंटरैक्ट करते हैं, उससे हमारा जो विकास है वो डेवलप, मतलब हम विकसित होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, मतलब ये एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, मतलब आज इतने हैं, फिर बड़े बड़े बड़े, मतलब एक ऑर्डर फॉलो होता है डेवलपमेंट में, क्रमबद्ध तरीके से चलता है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है। भाई कौन किस हिसाब से डेवलप कर रहा है वो उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके खुद के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, मतलब उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और डेवलपमेंट जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो फटाफट से ये बताओ। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल से स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी आर्म्स और लेग्स की मसल जो है सबकी होती है जनरल। ठीक है, उसके बाद पहले हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है, उसके बाद हमारी फाइन डेवलपमेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ, फिर आप लिखना सीखते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक जनरल चीजों से स्टार्ट होकर आपका स्पेसिफिक चीजों तक जाता है। भाई लिखना पढ़ना ये एक स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि आप पेपर होल्ड कर पा रहे हो अपने हाथ में, ये बहुत स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, हर कोई नहीं कर पाता हो, क्या पता किसी की जो हाथों की मूवमेंट है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वो ना भी कर पाए। तो ये स्पेसिफिक चीजें है, जैसे कि जनरल चीजें हाथ की मसल्स हो गई, आर्म्स हो गई, ये आपकी डेवलप होती है पहले। ठीक है, तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग एडोलोसेंस पीरियड, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान भावनाओं की तीव्रता कैसे व्यक्त की जाती है। ठीक है, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं एडोलोसेंस में अपने इमोशंस को, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, किस किस रूप में वो करते हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए इसका। एडवर्स फैमिली रिलेशंस, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के उसमें भी हो सकती है, व्यवसाय की समस्या भी हो सकती है, नई स्थिति के समायोजन में भी दिक्कत हो सकती है, या फिर या तो ये अलग अलग ऑप्शन सही होंगे या फिर ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो फटाफट बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि फैमिली के सिचुएशंस है, वहां पर भी हमने देखने को मिल सकता है कि अच्छी हैं कि बुरी हैं। ठीक है, हमें करियर को लेकर भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, कि भावनाओं की तीव्रता करियर को लेकर भी हो सकती है, मतलब कई एडोलोसेंस में ये हो सकता है, कई में इस चीज का हावीपन हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये मिक्स्ड चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द एडोलोसेंस पीरियड। ठीक है, मतलब किशोरावस्था के दौरान इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है नई सिचुएशंस में, या फिर व्यवसाय की दिक्कतें होती हैं, या फिर फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, या जो भी हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आप लोग साथ में आंसर करते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर देखकर क्वेश्चन पढ़ लिया करो और उसके बाद आंसर कर दिया करो, क्योंकि मेरी स्पीड तो बहुत है भाई। ठीक है, क्योंकि हमें तो स्पीड से कम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए आपके पास बहुत टाइम होता है, पढ़ो और आंसर करो। ये मत बोलना कि मैडम रुक जाओ अभी सोचने, तो ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम है तुम्हारा, यही मानकर चलो। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि मानव व्यक्तित्व जो है वो परिणाम है किस चीज का, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अपब्रिंगिंग इन एजुकेशन, आपकी परवरिश कैसी हुई है और आपकी शिक्षा किस तरह से हुई है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो अंतक्रिया हुई है उसका परिणाम है।
या फिर ओनली एनवायरनमेंट, केवल पर्यावरण का, या फिर ओनली हेरिडिटी, या फिर केवल अनुवांशिकता। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस मेरी देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं। द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा जो पर्सनालिटी होती है, ऑल ओवर पर्सनालिटी, वो हमारे हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है और हमारे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। हो सकता है कुछ लोगों में हेरिडिटी का फैक्टर 40% हो और एनवायरनमेंट हेरिडिटी 60% रोल निभा रही हो और ये एनवायरनमेंट जो है 40%। तो किसी में हो सकता है 40% हेरिडिटी निभा रही हो और किसी में 60% एनवायरनमेंट रोल कर रहा हो। तो मतलब व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है ना, वो तो व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती ही हैं, लेकिन दोनों का रोल होता है। ठीक है, अब कुछ लोग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ कहते हैं कि इसका ज्यादा है, कुछ कहते हैं इसका ज्यादा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन हम मानकर चल सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों का रोल होता है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन होगा, तो ये दोनों आपके एनवायरनमेंट है, इसमें हेरिडिटी तो आई नहीं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है और आपकी एजुकेशन कैसे हुई है, सब आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है ना, दोनों में पर्यावरण है आपका, हेरिडिटी का तो नाम ही नहीं आया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो बाद में एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी तो प्रीमियर चल रहा है, अभी आप बैक जा सकते हो वैसे, लेकिन अभी साथ साथ चलो, बाद में इसको देखना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब एनवायरमेंट फैक्टर जो हमारी डेवलपमेंट को शेप करते हैं, हमारे विकास को आकार देते हैं, पर्यावरण कारक जो होते हैं, इनमें से एक जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, मतलब एक को आपको एक्सक्लूड करना है, बाकी सब इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक और कल्चर, यानी कि पोषण की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या फिर संस्कृति। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से आंसर करो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिजिक भाई एनवायरमेंटल फैक्टर में नहीं आता ना, ये तो हमारा हेरिडिटी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप ये फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो ग्रोथ से रिलेटेड है, हमारा कद काठी, हमारी हाइट वेट क्या है, इसको हम थोड़े ना चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली खाने पीने वाली बात अलग है कि आप मोटे हो गए बाद में पतले हो गए, लेकिन एक कॉन्स्टेंट चीज है ना, इससे एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, देखिए न्यूट्रिशन, आपको पोषण कैसे मिल रहा है। अगर आपको पोषण अच्छा मिल रहा है, अगर आपको सपोज 2 दिन तक खाना ही नहीं मिलता, तो आप क्या पढ़ाई करेंगे, आप क्या किसी से बात करेंगे, आपका क्या मन करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो आप देखते होंगे फुटपाथ वगैरह पे, उन बच्चों को बेचारों को न्यूट्रिशन ही अच्छे से नहीं मिलता है, तो बेचारे क्या पढ़ाई करेंगे, क्या जिंदगी के बारे में और सोचेंगे, है ना। प्रॉब्लम तो होती ही है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपकी शिक्षा की गुणवत्ता भी डिपेंड करती है कि आप कल को क्या बनेंगे और आपकी डेवलपमेंट में कितना रोल होगा इसका। और कल्चर का तो होता ही है। लेव वाइगोत्स्की को अगर आप याद जानते हैं, वाइगोत्स्की जो है वो कल्चरल टूल्स की बात करते हैं ना, तो संस्कृति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर में नहीं आता है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 क्वेश्चन और हैं आपके आज के। आई होप कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे और आंसर करना जरूरी भी है। नेक्स्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द स्टूडेंट द टीचर शुड, भाई बच्चों में जो है डेवलपमेंट के फॉर द डेवलपमेंट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, कि उसमें जो संकल्पना है छात्र में अवधारणा के गठन के लिए, इसको हम संकल्पना भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अवधारणा भी कह सकते हैं, इसके गठन के विकास के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, है ना। तो ये बताना है। चलिए बताओ फटाफट, पेडागोजी का क्वेश्चन ही है ये तो प्रॉपर। तो ये डेवलपमेंट के बेस पर जो पेडागोजी का क्वेश्चन है वो बना है। देखो अब समझ में आया पेडागोजी क्वेश्चन कहां से आते हैं। आपने डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड पेडागोजी। ये आपका पर्टिकुलरली पेडागोजी का क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है आपका, है ना। करो फटाफट इसको सोल्व। फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड, भाई सरल से जटिल विधि का पालन करें, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस, बच्चों को बहुत ज्यादा अनुभव प्रदान करें, छात्र के लिए उनको अवसर प्रदान करें एक तरह से कि वो खुद भी एक्सपीरियंस करें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। भाई जो भी ये गठित अवधारणाएं हैं, सपोज आपको समझाना है सर्कल के बारे में, तो एक गठित अवधारणा है ना इसके बारे में तो उसका डायरेक्ट आप हस्तांतरण कर दो, आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, ये हो गया, ठीक है। या फिर उपरोक्त सभी गतिविधियों का पालन करें, या फिर सबका पालन करना है आपको, ठीक है। तो बताओ फटाफट, एक ही होगा कि सारे होंगे।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पहले हमने जो उसमें पढ़ा है ना डेवलपमेंट में कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, तो एक तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सबसे कठिन काम आप पहले सिखाओगे फिर आप सिंपल सिखाओगे। आप बच्चों को पहले नंबर सिस्टम से अवगत कराओगे ना, प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाओगे। ठीक है, कि भाई ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। भाई एक चीज आपके पास, आपने एक को दे दी, आपके पास 2 चीजें थी, अब आप 2 को दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। ये कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो पहले ये सिखाओगे, फिर काउंटिंग पे आओगे आप। ठीक है, फिर काउंटिंग पे आओगे, फिर आप टेंस और वंस पे आओगे, प्लेस वैल्यू सिखाओगे। मतलब ये एक सीक्वेंस चलता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ये होगा ही होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा बच्चे को। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ लेक्चर मेथड से और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं बच्चों को, भाई अब तुम बैठे हो, तुम देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और सीखो। ऐसे नहीं सीख सकते ना, आपको खुद एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। अगर आपको एनिमल्स बच्चों को दिखाने हैं तो आप किसी जू में भी ले जा सकते हैं, आप किसी वीडियो को भी दिखा सकते हैं ना, और एनिमल्स के जो टॉयज होते हैं उनसे भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, पिक्चर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि वो पिक्चर्स बनाएं। तो बहुत सारी चीजें आप करा सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कांसेप्ट्स। और बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए कि जितनी भी अवधारणाएं हैं वो उनके अंदर ट्रांसफर हो सके। ठीक है, सपोज आपको सर्कल का कंसेप्ट पढ़ाना है तो आप इन चीजों का यूज करके उसके अंदर जो है सर्कल का कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसफर करेंगे। नॉट एज अ रोट मेमोराइजेशन, आप उसमें मतलब कि रटंत की तरह नहीं करेंगे, रट्टा मारने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप समझाएंगे और उसके थ्रू जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, तो ये भी होगा। तो यानी कि सारी एक्टिविटीज जो है फॉलो होगा। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहते हैं ना कि जस्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय द टीचर, ऐसे नहीं होता। इसने कहा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि उनके अंदर जो फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसफर करे जा सके, ये मतलब है इसका। ठीक है, इसलिए दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 3 क्वेश्चंस। फटाफट पढ़ो और आंसर करो। द रियल कैरियर ऑफ द हेरिडिटी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आई थिंक बताया भी था मैंने अभी आपको रिसेंटली। तो बताओ कि रियल अनुवांशिकता के वास्तविक वाहक क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है, या फिर डीएनए होता है ना। तो इसका प्रॉपर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो जीन्स होते हैं हमारे वो इट्स जीन। ठीक है भाई, क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र ही कहते हैं ना हिंदी में। मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर गलत है तो बता देना। ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी क्रोमोसोम्स की हिंदी एग्जैक्ट क्या होगी, मतलब थोड़ा गूगल ही किया है मैंने, तो गुणसूत्र ही कहते हैं इनको, ये देख लेना। और जीन्स को तो जीन्स ही मिला मुझे। ठीक है, तो जीन्स जो होते हैं हमारे वो डिसाइड करते हैं कि हमारे हेरिडिटिकल फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो माता पिता से हमें डायरेक्ट मिलते हैं वो हमारे जीन्स मिलते हैं। ठीक है, और बहुत संख्या में होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि 1-2 ही हो गए, बहुत सारे होते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इनेट क्या होता है, इनेट यानी कि सहज, जो आपको बाय बर्थ मिले हैं। ठीक है, जो आपको बाय बर्थ मिलता है हम उसको कहते हैं इनेट। ठीक है, जो आपको बाय बर्थ मिला है, तो सहज व्यक्तित्व विशेषताओं का कुल योग है, कौन है। ठीक है, ये बताना है आपको। हेरिडिटी, कंटिन्यूटी और सिमिलैरिटी, पग्नासिटी। ठीक है, पग्नासिटी इसको हम बोलते हैं युयुत्सा हिंदी में। तो बताओ फटाफट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेरिडिटी। मैंने आपको बताया था स्टैटिक है ना, और बाय बर्थ हमारा डिसाइड हो जाता है, हमारे हेरिडिटिकल फैक्टर जो होते हैं वो बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ठीक है, जो कि इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक योग है, इसको हम बोलते हैं। जो हमारे इनेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही हमारी क्या होती है, हेरिडिटी, जो कि हमें बाय बर्थ मिली है, जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है। ठीक है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पढ़ लो, पढ़ना तो है ही, पढ़ना ही तो रहना है। चलो, which one out of the following provides information about the roles and behavior which are acceptable in a group during early childhood period। ठीक है, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड से रिलेटेड है, यानी कि आपकी 2 से 6 साल तक की अवस्था को हम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमिका जो है और व्यवहार के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है जो प्रारंभिक बचपन की अवधि में एक समूह में स्वीकार्य है। ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, मैं यहाँ से पढ़वा देती हूँ। ठीक है, तो भाई आपको ये बताना है
कि कौन सा ऐसा इनमें से फैक्टर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन बच्चे कैसा रोल करेंगे, कैसा बिहेवियर करते हैं, जो एक्सेप्टेबल होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। मतलब वो बच्चों को सिखाएंगे, अर्लीहुड चाइल्डहुड वाले बच्चों को सिखाएंगे, इनमें से कौन से वो लोग हैं जो सिखाते हैं कि भाई आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे जिद नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो इसका आंसर करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टीचर्स एंड पियर्स, पियर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स एंड टीचर्स। सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन होते हैं, ठीक है। शिक्षक और सहकर्मी, साथी और माता पिता, साथी मीन्स फ्रेंड्स, माता पिता और भाई बहन, भाई बहन और शिक्षक, ठीक है। तो भाई ये पियर्स तो हटा ही दो यहाँ से। क्यों हटा दो? तो 2 साल से 6 साल के बच्चों के कितने पियर्स होते हैं? मतलब ऐसी तो कोई फिक्स्ड फ्रेंडशिप भी नहीं होती है, और कोई पियर इतना समझदार भी नहीं होता कि वो बता सके बिहेवियर के बारे में कि कैसे करना है ना, तो ये हट जाएगा। अब बात आती है टीचर्स में पियर्स की, तो यहाँ पियर्स है, इसको भी हटा दो, है ना। और टीचर्स भी जो हैं इतने एक्टिव इस स्टेज पे नहीं होते अर्ली चाइल्डहुड शेयर पे, जितना बच्चों पर इन्फ्लुएंस होता है अपने परिवार का, ठीक है। और सिबलिंग एंड ये टीचर भी हटा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब टीचर भी निभा सकते हैं यहाँ पर रोल, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन से रहेंगे? आपको पता है कि 3 साल का 4 साल का बच्चा जो तो प्ले स्कूल में जाता है, इवन 5 साल तक के बच्चे जो है प्ले स्कूल में जाते हैं, टीचर की बात वो सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल बिहेवियर्स होते हैं, एक्चुअल रोल्स होते हैं ना, कौन सिखाता है उनको? पेरेंट्स सिखाते हैं। भाई 3 साल का बच्चा 2 से 2.5 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जब एंटर कर जाता है, ठीक है, तो लगातार पेरेंट्स बताते हैं, या फिर बड़े भाई बहन जो भी घर में है, मतलब घर में जो रोल है वो ज्यादा होता है। प्ले स्कूल में से मुश्किल से 3 से 4 घंटे बिताते हैं, ठीक है, वहां पे ठीक है उठना बैठना सिखा दिया उनको, ये सब सिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो घर पे हो रहा होता है। अब जो लेट चाइल्डहुड हो जाएगा ना, तो वहां पे टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मतलब इन सभी में अगर मैं कहूं जो एग्जैक्ट आंसर बैठता है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता पिता और भाई बहन का रोल यहाँ पर ज्यादा होता है, व्यवहार और भूमिका के बारे में बताने का जो भी रोल होता है। ओके, तो गाइज ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपने काफी अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर जो है आप कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में डाल सकते हैं, है ना। और देखते रहो कि आप कितना इंप्रूव करने हैं, मतलब कितना आप बढ़ पाए अगली वीडियो में, कितना आप मतलब वापस चले गए। मतलब सपोज पिछली वीडियो में किसी ने 10 में से 10 भी लिए होंगे, हो सकता है कि इस वीडियो में वो बंदा 10 में से 5 ला रहा है। तो ये चीजें फ्लक्चुएट करती रहेंगी। इसी के साथ तो आपको तैयारी करनी है ना। आपको अपने आप को जज करते रहना है लगातार। हम क्या पढ़ रहे हैं वो बेटर होता है, ठीक है। जब IAS की भी लोग तैयारी करते हैं ना, तो मॉक इंटरव्यूज भी देते हैं और वो टेस्ट सीरीज भी सोल्व करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को जज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। एंड इसी के साथ बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।